चलिए आज दिल्ली सल्तनत की कहानी में उतरते हैं। ये करीब 300 साल का वो दौर है जिसने हिंदुस्तान की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 1206 से 1526 तक ले जाते हैं। 5 वंशों के जरिए गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। और अगर आप इन 300 सालों को एक धागे में पिरोना चाहें तो वो धागा है नियंत्रण का। नियंत्रण? किस तरह का नियंत्रण? हर तरह का। सुल्तान का अपने ताकतवर अमीरों पर नियंत्रण, केंद्र का दूर दराज के सूबों पर नियंत्रण और आखिर में सुल्तानों का अपनी ही महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण। अच्छा, तो जिसने भी ये संतुलन खोया उसका पतन हुआ? निश्चित था। तो इसी नजरिए से देखते हैं। कहानी शुरू होती है गुलाम वंश से। अब ये गुलाम वंश नाम ही बड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि इस वंश के शुरुआती शासक कभी न कभी गुलाम थे। मतलब उन्हें सैन्य सेवा के लिए खरीदा गया था। जैसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। लेकिन भारत में सल्तनत का संस्थापक तो ऐबक को माना जाता है, गौरी को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, गौरी एक विजेता था। उसका ध्यान मध्य एशिया पर था। उसने भारत को जीता जरूर, लेकिन यहीं बसने का कोई इरादा नहीं था। ऐबक ने वो किया जो गौरी ने नहीं किया। उसने एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी जिसका सत्ता का केंद्र भारत में था। बिल्कुल। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन किया। और दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, उसकी शुरुआत भी उसी ने की। क्या ये सिर्फ एक मीनार थी या अपनी जीत का एक बहुत बड़ा ऐलान? ये दोनों था। एक तरफ तो ये दिल्ली पर इस्लामी सत्ता की मोहर थी, एक विजय स्तंभ। अच्छा। लेकिन ये व्यवहारिक भी थी, पास की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से अजान देने के लिए। पर वो इससे पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्या हुआ? 1210 में चौगान खेलते हुए, आज के पोलो जैसा खेल, घोड़े से गिरकर उसकी अचानक मौत हो गई। ओह, और इस अचानक मौत ने तो सल्तनत को एक संकट में डाल दिया होगा। बिल्कुल। उसके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया, जो यूं समझे कि पूरी तरह अयोग्य था। तो फिर? तभी तुर्की अमीरों ने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को बुलाया, जो उस वक्त बदायूं का गवर्नर था। और इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर गद्दी पर कब्जा कर लिया। और कई इतिहासकार इल्तुतमिश को ही सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। कई मायनों में ये सच भी है। उसने सल्तनत को एक संस्थागत रूप दिया। मतलब ऐबक ने नींव रखी, पर इल्तुतमिश ने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। कैसे? उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम था। फिर उसने सल्तनत को अपनी मुद्रा दी, चांदी का टका और तांबे का जीतल। और इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण कैसे बनाए रखा? क्या कोई खास प्रशासनिक व्यवस्था थी? हाँ, और ये उसकी सबसे बड़ी देन थी, इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली? यूं समझिए, आपके पास एक विशाल साम्राज्य है, लेकिन कोई मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम नहीं है। आप दूर दराज के गवर्नरों को तनख्वाह कैसे देंगे? मुश्किल है। तो इल्तुतमिश ने कहा, मैं तुम्हें कैश नहीं बल्कि एक इलाका देता हूँ। वहां से टैक्स इकट्ठा करो, अपना खर्च निकालो, सेना का रखरखाव करो, और जो बचे वो केंद्र को भेज दो। अरे वाह! मतलब एक ही बार में प्रशासन, सेना और राजस्व तीनों समस्याएं सुलझ गईं। बिल्कुल। बहुत चालाक व्यवस्था थी। लेकिन इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकार के मामले में एक ऐसा फैसला लिया जो उस दौर के हिसाब से अविश्वसनीय था। उसने अपने बेटों को नाकाबिल समझते हुए अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुना, जो कि 13वीं सदी के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। बहुत बड़ा। लेकिन तुर्की अमीरों का एक गुट था, तुर्कान चहलगानी या चालीसा, जो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। उन्हें एक औरत का शासन मंजूर नहीं था। तो रजिया के लिए राह आसान नहीं थी? बिल्कुल नहीं। अमीरों ने उसके भाई को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन वो इतना अयोग्य था कि जनता ने विद्रोह कर दिया और रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी। और उसने तो पर्दा प्रथा भी छोड़ दी थी। हाँ, वो पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर दरबार चलाने लगी, लेकिन चालीसा का विद्रोह जारी रहा। फिर क्या हुआ? आखिर में भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया ने विद्रोह किया, रजिया को बंदी बना लिया। रजिया ने उससे शादी करके सत्ता वापस पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। नहीं। 1240 में दोनों की हत्या कर दी गई। रजिया की कहानी दिखाती है कि सुल्तान और ताकतवर अमीरों के बीच नियंत्रण की लड़ाई कितनी भयानक थी। और इसी लड़ाई को खत्म करने के लिए आया गुलाम वंश का आखिरी शक्तिशाली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। बलबन तो खुद चालीसा का हिस्सा था। हाँ, और वो जानता था कि ये 40 सरदार कितने ताकतवर और खतरनाक हो सकते हैं। तो जब वो सुल्तान बना, उसका पहला काम इस खतरे को जड़ से खत्म करना था। तो उसकी लौह एवं रक्त की नीति और दरबार के कठोर नियम जैसे सिजदा और पाबोश
सिर्फ क्रूरता नहीं थे। नहीं, ये एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश था। वो दरबार में एक भयानक माहौल बना के रखता था। उसने तुर्की अमीरों को साफ संदेश दिया, मैं तुम में से एक नहीं हूं, मैं तुमसे ऊपर हूं, मैं सुल्तान हूं, यानी धरती पर ईश्वर का प्रतिबिंब। तो बलबन ने लोहे के दम पर सत्ता को केंद्रीकृत तो कर दिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इस विरासत को संभाल नहीं संभाल पाए। सल्तनत में एक पावर वैक्यूम बन गया, और राजनीति का नियम है कि वैक्यूम ज्यादा देर खाली नहीं रहता। और इसी मौके का फायदा उठाकर खिलजियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्रांति इसलिए क्योंकि इसने सत्ता के पारंपरिक तुर्की दावेदारों का अंत कर दिया। और खिलजी वंश की शुरुआत होती है 70 साल के जलालुद्दीन खिलजी से, जो कहता था, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं। उसकी यही नरमी उसके लिए घातक साबित हुई। उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल अलग मिट्टी का बना था। वो बेहद महत्वाकांक्षी था। और उसने क्या किया? 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को गले लगाने के बहाने धोखे से उसकी हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। मतलब एक तरफ जलालुद्दीन जो कहता है कि मैं खून नहीं बहा सकता, और दूसरी तरफ उसका भतीजा जो उसी की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। और अलाउद्दीन का शासन भी उतना ही नाटकीय था। उसने खुद को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया। उसका एक ही मकसद था, साम्राज्य का विस्तार और सत्ता पर पूरा नियंत्रण। अलाउद्दीन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। क्या ये आम जनता को सस्ती चीजें मुहैया कराने के लिए था? उसका मुख्य मकसद वो नहीं था। असल में अलाउद्दीन एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना रखना चाहता था। अच्छा। और सैनिकों को नकद वेतन देना चाहता था। ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था। लेकिन इतने बड़े खर्च के लिए खजाना खाली हो जाता। तो उसने एक तोड़ निकाला। हाँ, उसने हर चीज की कीमतें तय कर दी, अनाज से लेकर घोड़ों और गुलाबों तक। इससे सैनिकों को कम वेतन में भी गुजारा करने में आसानी हुई। ये एक जबरदस्त आर्थिक नियंत्रण था। बिल्कुल। जो पूरी तरह से उसकी सैन्य जरूरतों पर आधारित था। और सेना पर नियंत्रण रखने के लिए भी तो उसने कुछ कदम उठाए थे। हाँ, भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा शुरू की, ताकि कोई सेनापति घोड़े न बदल सके, और सैनिकों का पूरा हुलिया दर्ज करने की हुलिया प्रथा। हर चीज पर पूरा कंट्रोल। पूरा। अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश का क्या हुआ? अलाउद्दीन के लोहे जैसे नियंत्रण के बाद सल्तनत का पतन बहुत अजीब ढंग से हुआ। उसका बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सुल्तान बना। उसके बारे में कुछ खास? हाँ, उस दौर के इतिहासकार लिखते हैं कि वह कभी-कभी दरबार में नग्न होकर दौड़ने लगता था। क्या? हाँ, ये अलाउद्दीन के कठोर अनुशासन से बिल्कुल उल्टा था और दिखाता है कि सल्तनत का इकबाल कितनी जल्दी खत्म हो गया। कुछ ही सालों में उसकी हत्या हो गई और खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश के इस अजीब अंत के बाद आता है तुगलक वंश, जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया। बिल्कुल। शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक से हुई, जो एक काबिल सेनापति था, लेकिन उसका सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से टकराव हो गया। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। जब गयासुद्दीन बंगाल से लौट रहा था तो उसने औलिया को धमकी भेजी। औलिया ने जवाब में बस इतना कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और सच में दिल्ली दूरी रही। हाँ, दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले एक लकड़ी का महल गिरने से गयासुद्दीन की मौत हो गई। लेकिन तुगलक वंश का सबसे चर्चित और विवादास्पद सुल्तान तो उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक था। उसे जीनियस और पागल का मिश्रण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने समय से बहुत आगे का सोचता था, लेकिन उसकी योजनाएं हकीकत से कोसों दूर थीं। जैसे उसने राजधानी को दिल्ली से दक्षिण में देवगिरी मतलब दौलताबाद ले जाने का फैसला किया। कागज पर योजना अच्छी थी, साम्राज्य के केंद्र में राजधानी। लेकिन उसने पूरी दिल्ली की आबादी को पैदल वहां जाने का हुक्म दे दिया। रास्ते में हजारों लोग मर गए और योजना पूरी तरह फेल हो गई। और उसकी वो सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। हाँ, वो भी। विचार आधुनिक था पर अमल विनाशकारी। उसने चांदी की कमी को देखते हुए चांदी के सिक्के के बराबर मूल्य वाले कांसे के सिक्के चलाए। लेकिन उसने सिक्कों की ढलाई पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं रखा। नतीजा, हर घर टकसाल बन गया, बाजार नकली सिक्कों से भर गया और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो शानदार विचार पर नियंत्रण और अमल में पूरी तरह फेल। यही उसकी कहानी का सार है। मोहम्मद बिन तुगलक के इस उथल पुथल भरे शासन के बाद फिरोज शाह तुगलक आया, जो बिल्कुल विपरीत था। हाँ,
फिरोज ने मोहम्मद बिन तुगलक के फैलाए रायते को समेटने की कोशिश की। उसने एक तरह से सल्तनत का पहला वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की। वेलफेयर स्टेट कैसे? सोचिए, उसने रोजगार दफ्तर बनवाए, गरीबों और विधवाओं के लिए एक अलग चैरिटी विभाग, दीवाने खैरात बनवाया और यहाँ तक कि एक मुफ्त अस्पताल दारुल शफा भी बनवाया। ये तो काफी प्रभावशाली है, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी था, है ना? हाँ, वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जो पहले इससे मुक्त थे। उसकी मौत के बाद तुगलक वंश बिखर गया। और फिर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। हाँ, और उसने दिल्ली को इस कदर लूटा और तबाह किया कि सल्तनत फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। तैमूर के हमले ने तो सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद सैयद और लोधी वंश का दौर तो सल्तनत के बिखराव की कहानी है। बिल्कुल, सैयद वंश तो बस नाम का था। वे तैमूर के नुमाइंदों के तौर पर ही राज करते रहे। और लोधी वंश? सल्तनत का असली पतन लोधी वंश के साथ जुड़ा है, जो दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान परिवार था। इनमें सिकंदर लोधी एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने आगरा शहर बसाया। हाँ, उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, जो आगे चलकर मुगलों के लिए भी बहुत अहम साबित हुआ। उसने जमीन मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाना चलाया, लेकिन वो भी फिरोज तुगलक की तरह बहुत कट्टर था। तो फिर इस सल्तनत का अंत कैसे हुआ? बाबर और मुगलों की एंट्री कैसे हुई? ये एक तरह से अंदर की साजिश थी। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी बहुत घमंडी था और उसने अपने ही ताकतवर अफगान सरदारों को नाराज कर दिया। यानी फिर वही नियंत्रण की लड़ाई? बिल्कुल। अफगान सरदार सुल्तान को बराबर वालों में पहला मानते थे, मालिक नहीं, लेकिन इब्राहिम लोधी पूर्ण नियंत्रण चाहता था। और इसी लड़ाई में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के अपने चाचा आलिम खान ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। उन्होंने सोचा था कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हटाएगा, दिल्ली को लूटेगा और वापस चला जाएगा। सही बात है, और वे राज करेंगे। लेकिन बाबर के इरादे कुछ और थे। उसके इरादे हिंदुस्तान में एक साम्राज्य स्थापित करने के थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में बाबर की छोटी अनुशासित सेना और उसकी तोपों के सामने इब्राहिम लोधी की विशाल सेना टिक नहीं सकी। इब्राहिम लोधी लड़ाई में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया। और इसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। हाँ, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो 300 से ज्यादा सालों का ये सफर खत्म हुआ। ये कहानी सत्ता के संघर्ष, शानदार प्रशासकों, सनकी सुल्तानों और आखिर में आंतरिक कमजोरियों की है। और इन्हीं कमजोरियों ने मुगलों के लिए दरवाजा खोला। सल्तनत का पतन किसी एक लड़ाई का नतीजा नहीं था, बल्कि ये अंदर ही अंदर घुन लगने की एक लंबी प्रक्रिया थी। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। हमने बार बार देखा कि कैसे अंदर के ही लोगों ने बाहरी ताकतों को बुलाया, चाहे वो इल्तुतमिश को बुलाने वाले अमीर हों या फिर बाबर को न्योता देने वाले लोधी सरदार। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि उस दौर में सत्ता और वफादारी की प्रकृति असल में थी क्या? क्या एक साम्राज्य की अवधारणा सिर्फ एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के इर्द गिर्द एक अस्थायी नियंत्रण ही थी जो